अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पीबी शैली की एक पोएम जिमेंडियस, जिसे हम ओजीमेंडियस भी कहते हैं और जिमेंडियस भी प्रोनाउंस किया जाता है। पीबी शैली एक रोमांटिक पोएट हैं जो 1792 को इनकी बर्थ है और 1822 को इनकी डेथ है। 4 अगस्त 1792 और 8 जुलाई 1822। अगर बात की जाए जिमेंडियस की तो ये एक एरोनिक पोएम है जिसके अंदर एक शहाना जिंदगी को डिस्कस किया गया है, एक किंग की लाइफ को मेंशन किया गया है और साथ ही उसकी बेबसी को जाहिर किया गया है। मतलब कि एक हिस्से के अंदर उस बादशाह का रोब, दबदबा और जलाल दिखाया गया है और अगले हिस्से में उसकी बेबसी और उसकी जो खस्ता हाली है उसको मेंशन किया गया है। यह पोएम 14 लाइंस पे मुश्तमिल एक पोएम है। 14 लाइन वाली पोएम को सोनट कहते हैं। तो सोनट वो पोएम होती है जिसकी टोटल लाइन की स्ट्रेंथ 14 होती है, जिसके अंदर फर्स्ट 8 लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है और नेक्स्ट 6 लाइन में उसका सोल्यूशन होता है। तो इयाम्बिक पेंटामीटर इस पोएम का जो है वो हमारे सामने है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी टेक्स्ट को, उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई है उसको देखते हैं। टेक्स्ट शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। एक ट्रैवलर है और एक पोएट है। फर्स्ट ट्रैवलर ने आके पोएट को यह बताया है कि मैं कदीम इलाके में एक मुजस्मे को देखकर आया हूं सहरा के अंदर, जो जमीन में धंसा पड़ा है और उसका सर रेत के अंदर धंसा हुआ है, उसका धड़ नहीं है और 2 टांगे उस रेत में लगी हुई हैं। तो उसके बाद उसने आगे सारा जो है वो एक्सप्लेन किया है कि वो बेबसी का इजहार है, उसके चेहरे पर जो तासुरात थे, उसके चेहरे पर जो नकूश थे और वो जो उसके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस थे वो पोएट ने इस पोएम में मेंशन किए हैं। और उसके बाद उसकी बेबसी के इर्द गिर्द उसको देखने वाला ही कोई नहीं है और रेत का चटियल मैदान है। तो ये सारी चीजें एक मुसाफिर ने आके पोएट को बताई हैं जो उसने मेंशन की हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर। आई से मुराद यहां पर पीबी शैली है, मतलब पोएट है। आई मेट अ ट्रैवलर, वो कहता है मैं एक मुसाफिर से मिला। फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक ऐसे इलाके से जो बहुत पुराना, मतलब कदीम इलाके के किसी जगह से आए हुए मुसाफिर से मैं मिला जो दूर दराज के इलाके का सफर करके आया था। हु सेड, जिसने कहा। हु से मुराद यहां पर ट्रैवलर है और आगे वाली जो बात है वो क्या उस मुसाफिर ने कहा वो सारा पीबी शैली ने एक्सप्लेन कर दिया है। क्या कहता है जी, इन्वर्टेड कोमे से बात शुरू हो रही है। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, पत्थर की 2 बड़ी और बगैर धड़ के टांगे थी। टू 2 वास्ट वसीओ अरीस एंड ट्रंकलेस बगैर धड़ के, मतलब के टांगे हैं ऊपर धड़ नहीं है। लेग्स टांगे ऑफ स्टोन पत्थर की। स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी हैं। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। इन द डेजर्ट, सहरा में। तो यहां पर स्टैंड इन द डेजर्ट एक एंगल से देखा जाए तो ये धंसी हुई हैं, गाड़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट है नियर देम, उन टांगों के करीब। ऑन द सैंड, रेत के ऊपर। उन टांगों के करीब रेत पर। हाफ संक आ शैटर्ड विसेज लाई, आधा जमीन में मसक शुदा चेहरा पड़ा हुआ है। अब शैटर्ड का मीनिंग है मसक शुदा, विसेज फेस के लिए यूज करते हैं, चेहरे के लिए लाइस पड़ा है। हुज फ्राउन, जिसकी त्यूरी एंड रिंकल्ड लिप, और झुर्रियों वाले होंठ। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और सर्द महरी वाले अहकामात। जैसे बंदा गजब के साथ, सर्द महरी के साथ, गुस्से के साथ, गैस के साथ जो बात करता है वो थी। क्या टेल, वो ये बताती है दैट इट्स स्कल्पचर, के इसका जो मुजस्मा साज है। वेल दोज पैशंस रेड, उस मुजस्मा साज ने या मुजस्मा बनाने वाले ने इन जज्बात को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। वेल, अच्छी तरह से। दोज पैशंस, वो जज्बात रेड पड़े हुए हैं। तो कौन से जज्बात हैं जिनका जिक्र किया गया है, कौन से पैशंस हैं।
पैशन से यहां मुराद है कोल्ड कमांड है, रिंकल्ड लिप्स हैं, शैटर्ड विसेज है। तो इसका मतलब जो बादशाह के अपने जज्बात हुआ करते थे जब वो जिंदा हुआ करता था और कितना जाबर हुआ करता था, कितना जालम हुआ करता था, वो यहां पर मेंशन किया गया है कि बनाने वाले ने उसकी हूबहू जैसे इमिटेशन कर दी है, वो यहां मौजूद है। नेक्स्ट लाइन है विच येट सर्वाइव, और अभी तक ये जो उसके जज्बात हैं वो नजर आ रहे हैं। अगरचे वो बादशाह मर चुका है, वो इस दुनिया से जा चुका है, उसका एक मुजस्मा बना दिया गया है, लेकिन उस मुजस्मे के फेस से या उसके मुजस्मे के जो नकूश हैं उन नकूश से पता चल रहा है कि उस बादशाह के अपने जो पैशंस थे अपने दौर में वो कैसे थे। वो कहते हैं विच येट सर्वाइव, अभी तक वो पैशन बाकी हैं, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, और उनकी जो मोहर है, स्टैंप है, निशानी है, वो इन लाइफलेस थिंग्स के ऊपर हमें नजर आ रही है। लाइफलेस थिंग्स से मुराद ये जो मुजस्मा है इसके ऊपर वो हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो 8 नंबर लाइन में है द हैंड दैट मॉक्ड देम, वो हाथ जिन्होंने इसको मजाक का निशाना बनाया, मतलब इमिटेट किया। एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसने ये जज्बात पाले हैं, मतलब हाथ ने मजाक का निशाना बनाया, दिल में ये जज्बात पाले गए। और नेक्स्ट है एंड ऑन द पेडेस्टल, और पायादान पर, पेडेस्टल कहते हैं पायादान को, पायादान पे दीज वर्ड्स अपीयर, ये लफ्ज लिखे हुए थे। वो कौन से लफ्ज हैं? वो यहां पर पोएट कहता है वो ये लफ्ज थे माई नेम इज जिमेंडियस, मेरा नाम जिमेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी, ए बहादुरो मेरे कारनामे देखो, एंड डेस्पायर, और मायूसी से वापस पलट जाओ। इन लाइंस का मतलब यह है कि पोएट जिस अंदाज में जाबर और जालम अंदाज में गुफ्तगू किया करता था, उसके इस रोब और दबदबे और उसके स्टाइल को उसके पेडेस्टल के ऊपर लिखा हुआ है कि वो इस तरह मुखातब होके कहता था कि मैं बादशाहों का बादशाह हूं। लेकिन यहां पर जो लास्ट पे कहते हैं ना एंड डेस्पायर, डेस्पेयर का मतलब है मायूस हो जाओ। देखो इतना बड़ा बादशाह जो अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहता है, जो फरोनियत और नमरूदियत का मतलब बहुत बड़े आला मुकाम पे समझता था, एक वक्त था वो बादशाह था और बादशाहों का बादशाह था, लेकिन अब वो एक मुजस्मे के अलावा कुछ नहीं, बेबसी की एक तस्वीर बना पड़ा है। इसलिए वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन में नथिंग बिसाइड रिमेन्स, उसने कह दिया कि और उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। रिमेन्स का मतलब बाकी रहना, बिसाइड इसके पास, और पास कुछ भी नहीं था। राउंड द डिके, इस जवाल के गिर्द, इस जवाल के गिर्द और कोई चीज नहीं थी। ऑफ द क्लोजल रैक, इस बहुत बड़ी तबाही के, क्लोजल बहुत बड़ी, रैक तबाही के, बाउंडलेस एंड बेयर, लामहदूद जमीन थी और बेयर बरहना या खाली जमीन थी। द लोन एंड लेवल सैंड, लोन लोनलीनेस तन्हाई वाली, एंड लेवल और बिल्कुल हमवार, सैंड रेत थी, स्ट्रेच फार अवे दूर तक फैली हुई थी। इसका मतलब यह है कि वहां लेवल सैंड होने का मतलब लोग आते जाते ही नहीं है, कोई वहां पर पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई उसको पूछने वाला, कोई मिलने वाला, कोई आने जाने वाला। तो इसका मतलब वो यहां पर एक तन्हाई की तस्वीर बनके और बेवसी की तस्वीर बनके पड़ा हुआ है। ये थी इस पोएम की टेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर यूज हुई हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले राइम स्कीम को अगर हम चेक करें तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए, बी ए, सी डी, सी ई डी, ई एफ ई एफ। ये सोनेट की राइम स्कीम है, आप चेक कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो इस पोएम के अंदर एंजाममेंट की एग्जांपल्स नजर आती हैं। एंजाममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को, जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक लाइन की ना हो तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ना पड़े, इसे हम एंजाममेंट कहते हैं। जैसा कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, यहां दो टांगे हैं, तो क्या है हमें समझ नहीं आई। नेक्स्ट लाइन है स्टैंड इन द डेजर्ट, सहरा में खड़ी, तो यहां पर जो है वो एंजाममेंट की एग्जांपल है। और इसी जगह पर मैं आपको पर्सोनिफिकेशन जो है वो भी मेंशन कर देता हूं इसी लाइन में।
क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो बेजान चीजों को हम ह्यूमन ट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टैंड होना इंसान की खुसूसियत है। उसने ये नहीं कहा कि वो वहां पर इरेक्ट थी या वहां पर गड़ी हुई थी, उसने स्टैंड होने का वर्ड यूज किया है, तो ये यहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन एक और जगह पर लाइन नंबर 5 के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है, जैसा कि वो कहते हैं एंड रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। अब कमांड देना या हुक्म देना ये तो ह्यूमन ट्रेट है, तो जब ये ह्यूमन ट्रेट नॉन लिविंग थिंग्स को दी गई है या एक मुजस्मे को दी गई है, स्टैचू को दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक एलिट्रेटिव पोएम भी है, जिसके अंदर बहुत सी एलिट्रेशन हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर जब कॉन्सोनेंट लेटर्स या साउंड रिपीट हो रहा होता है तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहां पर हमें सेड और स्टोन एस की रिपीटिशन नजर आएगी। इसी तरह टू और ट्रंक लेस, तो टी की रेपिटेशन नजर आएगी जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। अगर लाइन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास सैंड और स्टैंड, ये रिपीटिशन एस की नजर आ रही है जो एलिट्रेशन की एक एग्जांपल है। अगर नेक्स्ट लाइन नंबर 5 में देखें तो इसके अंदर कोल्ड कमांड सी की रिपीटिशन नजर आ रही है, एलिट्रेशन की एग्जांपल है। उसके बाद लाइन नंबर 6 में टेल और टेल के साथ डेट टी टी की रिपीटिशन नजर आ रही है, और इसी के अंदर दोज भी टी की ही रिपीटिशन है, इसका मतलब 3 वर्ड्स टी वाले यूज हुए हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 में देखें तो इसके अंदर स्टैंड और सर्वाइव ये दोनों एस लेटर की रिपीटिशन है। नेक्स्ट लाइन 8 के अंदर अगर हम देखें तो द, डेट और देम ये टी की रिपीटिशन है जो एलिट्रेशन की एग्जांपल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर माई और माइटी एम की रिपीटिशन है और ये कॉन्सोनेंट लेटर है जो रिपीट हो रहा है सेम लाइन के अंदर, एलिट्रेशन की एग्जांपल होगी। उसके अलावा लाइन नंबर 12 में अगर हम देखें तो रिमेन्स और राउंड आर आर की रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन कहलाएगा। 13 लाइन के अंदर यहां पर बेयर और बाउंडलेस बी की रिपीटिशन देख सकते हैं। तो 14 नंबर लाइन में लोन और लेवल एल की रिपीटिशन एलिट्रेशन की एग्जांपल के तौर पर हमारे सामने है। नेक्स्ट टेक्निक जो यूज की गई है वो है कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ द वर्ड इन द सेम लाइन। एक ही लाइन के अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है लेकिन वो वर्ड के स्टार्ट पे नहीं होगा, अगर वर्ड पे स्टार्ट पर होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड तो वो एलिट्रेशन होगा, लेकिन अगर वो वर्ड के एंड पर या मिडल में यूज किया गया हो तो वो कॉन्सोनेंस की एग्जांपल होगी। तो जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास है सेड और इसके अलावा एंड, तो डी डी की रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन ये वर्ड के लास्ट पर है तो ये कॉन्सोनेंस कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 में अगर हम देखें तो स्टैंड और सैंड डी डी की रिपीटिशन है, एंड पर आ रही है, कॉन्सोनेंस कहलाएगा। इसी तरह लाइन नंबर 5 में अगर हम देखें तो कमांड और कोल्ड डी डी की रिपीटिशन है और ये एंड पर आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंस की एग्जांपल है। लाइन नंबर 6 में अगर हम देखें तो वेल और टेल दोनों का एल लेटर एंड के ऊपर रिपीटेड नजर आ रहा है। 11 नंबर लाइन में देखें तो यहां पर भी माई और माइटी वाई का जो लेटर है रिपीटेड साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है और ये वर्ड के लास्ट पे है जिसे हम कॉन्सोनेंस कह सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास है एसोनेंस। एसोनेंस किसे कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ वाउल लेटर्स और साउंड्स इन स्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस्ड सिलेबल के अंदर जब हम रिपीटिशन करते हैं वाउल की तो इसे हम एसोनेंस कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमारे सामने एन एंटीक लैंड ए की रिपीटिशन नजर आ रही है, ये एक वाउल साउंड है जो कि एसोनेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हु टू ये ओ की रिपीटिशन है,
और स्टोन ओ की रिपीटिशन है इसी लाइन के अंदर, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। अगर लाइन नंबर 6 में देखें तो हमारे पास टेल और वेल ई की रिपीटिशन नजर आ रही है। और इसके अलावा लाइन नंबर 7 में देखें तो विच के अंदर आई की रिपीटिशन और थिंग्स के अंदर आई की रिपीटिशन, ये भी एसोनेंस की एग्जांपल है। लाइन नंबर 8 के अंदर फेड ई की रिपीटिशन और इसके अलावा जो है वो देम के अंदर भी ई की रिपीटिशन है। हैंड के अंदर ए और डैड के अंदर ए, मतलब ए और ई की रिपीटिशन जो है ये एसोनेंस की एग्जांपल के तौर पर है। और लास्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर डेस्पायर के अंदर भी ए और इसके अलावा डेस्पायर के अंदर भी आई और माइटी के अंदर भी आई, तो ये आई की रिपीटिशन है जो लाइन नंबर 11 में हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम एसोनेंस कहेंगे। अब पर्सोनिफिकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कमांड हुक्म देना पर्सोनिफाई किया गया है, स्टैंड पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।